अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने साइनस सीरीज जो अपकमिंग JKSSB पोस्ट्स जो आने वाले हैं उसके लिए हमने साइनस सीरीज स्टार्ट की, स्पेशली फॉर VLW पोस्ट्स। तो उसमें हमने पहला ही टॉपिक जो इलेक्ट्रिसिटी का वो देखा था। उसमें कुछ बेसिक डेफिनेशन हमने देखी थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखा था हमने, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस देखा था। और उसमें हमने आखिर पे हमने बोला था कि अगर हमारे पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, और पॉइंट ए पे हमारा जो पोटेंशियल है वो VA है लेट, और पॉइंट बी पे पोटेंशियल VB है, तो जो डिफरेंस होगी बिटवीन पोटेंशियल्स एट पॉइंट ए एंड बी, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और हमें ये भी पता है कि पॉइंट ए पे पोटेंशियल VA का मतलब है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इन्फिनिटी से कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा कि ताकि हम इस यूनिट चार्ज को पॉइंट ए तक ला सकते हैं, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए। और इसी इन्फिनिटी से अगर हमें इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी तक लाना होगा, इसके लिए कितना वर्क डन हमें लगेगा, ये हमें, इसको हम पोटेंशियल एट पॉइंट बी कहते हैं। हम सिंपल में ये भी कह सकते हैं, हम सिंपल में ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेना होगा, इसके लिए हमें कितना वर्क डन लगेगा, तो उसको भी हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कह सकते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अब जैसे हमें पता ही है कि जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर क्रिएट करना है ताकि इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में मूव हो जाए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक सेल होती है, या अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती है तो उसको हम बैटरी कहते हैं। सेल या बैटरी होती है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। और सर्किट में हमारे पास एक बल्ब होता है जो कि एक हम इसको एक लोड कंसिडर कर सकते हैं, और एक की होती है। की का काम होता है जैसे कि हमारे घर में स्विच होता है, कब हम ऑन कर सकते हैं और कब ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये ऐसे देख सकते हैं, अगर हमारे पास एक सेल या बैटरी है जिसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना ताकि इलेक्ट्रॉन्स मूव हो जाए, हमारे पास एक बल्ब है जो लोड है, और हमारे पास एक की है। की का काम ऐसे स्विच होता है कि कब हम चाहे कि करंट फ्लो हो जाए और कब ना, कब हम चाहे कि ऐसे करंट इसमें ना फ्लो हो। इसी को हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, यानी कि कंप्लीट जिसमें करंट फ्लो हो। इसमें सिंपल होता है एक सेल या बैटरी जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो होगा अगर हमने स्विच को क्लोज किया होगा। और स्विच का क्लोज मतलब सर्किट को पूरा कनेक्ट रखा होगा। और अगर हम स्विच को ओपन करेंगे यानी कि अब इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा। यही यहाँ पे हमने लिखा है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है कंप्राइज करता है एक सेल, एक इलेक्ट्रिक बल्ब, एन एमीटर एंड ए प्लग की। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आया कि एमीटर। एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी वजह से हम एक सर्किट में करंट को मेजर कर सकते हैं। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर करंट इन ए सर्किट। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो फ्लो करती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल क्या है। सिंस हमें पता है ये एक सेल है, यानी कि इसका काम है ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा हायर, और जैसे हमने देखा था VA और VB, एक पॉइंट पे पोटेंशियल हायर होगा, दूसरे पे पोटेंशियल लो होगा। जहाँ पे हाई होगा उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और जहाँ पे लो होगा उसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है ये हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। और एमीटर हमने देखा इसका काम होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जो सर्कल में मैंने यहाँ पे दिखाया है, इसको हम एमीटर को जो रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के साथ, इसमें हम ए लिखते हैं। इसका काम है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज्ड टू मेजर करंट इन द सर्किट। इसके बाद और एक चीज़ की जो ये एमीटर होता है इसको हम हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यानी कि जहाँ पे लोड हमारा है लोड के साथ में ही हम एमीटर को कनेक्ट करेंगे। यानी कि जितनी करंट लोड में फ्लो होगी वो, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब जितनी करंट उसमें फ्लो होगी सेम करंट हमारे एमीटर में भी फ्लो होगी। और अगर हमारे पास अब कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे हमारी एक सेल है पॉजिटिव नेगेटिव,
फिर दूसरी सेल है पॉजिटिव नेगेटिव, फिर तीसरी सेल है पॉजिटिव नेगेटिव। अगर हम इन सेल्स को ऐसे ही कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल, दिस कॉल्ड एज बैटरी, इसके बाद जो ये सेल होती है या बैटरी, ये हमारे पास टू टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी सेल और दूसरा सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल्स वो होती है विच कैन नॉट बी रिचार्जड एंड हैव टू बी डिस्कार्डेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द लाइफ टाइम। यानी कि सेल हमने लाई, जब हमने यूज़ किया इसको, इसकी जो इसके ये जो जब ये ख़त्म हो गई, ये इसकी जो लाइफ ख़त्म हो गई, तो इसके बाद हम इसको फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते। यानी कि ये सिंगल टाइम यूज़ है, एक बार यूज़ किया ख़त्म हो गई तो ये इसको फिर वापस हम नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि हमारे पास वो रेडियोज़ में सेल्स होती है, एक बार यूज़ किया फिर हम उसको वापस रिचार्ज नहीं कर सकते। ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जो सेल हमारे पास होती है, जिसमें जब एक बार रिएक्शन कंप्लीट हुई, केमिकल रिएक्शन, तो उसको हम रिवर्स वापस नहीं कर सकते हैं, इसमें इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, इसीलिए हम इसको प्राइमरी सेल कहते हैं। और सेकेंडरी सेल है जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। एक बार यूज़ किया, इसमें जब ये सेल जब इसकी ये ख़त्म हो गई, इसको हम फिर से रिचार्ज कर सकते हैं और फिर से यूज़ कर सकते हैं। और इसी में यूजुअली अगर आप पिछले साल के पेपर्स देखोगे, अगर 10 बार JKSSB ने इलेक्ट्रिसिटी में क्वेश्चन पूछा है तो उसमें 5 बार इसी में पूछा है, एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, ये किसकी एग्जांपल है। तो इसमें इतना आपको याद रखना है कि प्राइमरी सेल की एग्जांपल अल्कलाइन बैटरीज है, ड्राई सेल्स है और लिथियम बैटरी है, और सेकेंडरी सेल की एग्जांपल लिथियम आयन बैटरी है और निकल कैडमियम बैटरी है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि लिथियम बैटरी अगर आई तो ये प्राइमरी सेल है, लिथियम आयन बैटरी अगर आ गई तो ये सेकेंडरी सेल की एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारे पास और एक टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, अब हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने देखा कि सर्किट में करंट फ्लो होती है I। अब एक रिलेशन है हमारे पास कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे अक्रॉस कंडक्टर, फिर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, उसकी वजह से करंट पे क्या असर पड़ेगा, क्या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव होंगे, क्या कम होंगे। तो जो ये रिलेशन है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये हम देते हैं विद, इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो होगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। यानी कि जितनी भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को ज़्यादा अप्लाई करेंगे, जिस कंडक्टर को जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना इसमें करंट ज़्यादा फ्लो हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कम किया तो करंट जो है वो कम फ्लो होगी। यही मैंने लिखा है यहाँ पे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लिखते तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन असल में जो असल में है वो है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि I डिपेंडेंट है V पे। तो लेकिन अब NCERT ने भी लिखा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हम इसको ऐसे ही रखेंगे। वरना जो असल में है कि वो है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि जो करंट है, करंट ही प्रोपोर्शनल है टू वोल्टेज, यानी कि जब वोल्टेज होगी, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगी तभी तो करंट होगी। और हमने देखा है कि जब प्रोपोर्शनल को हम खत्म करते हैं विद इक्वालिटी, हम एक कांस्टेंट लाते हैं, और इसी कांस्टेंट को जो हमने यहाँ पे R लाया है, दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पे हम फिर से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ओम्स लॉ कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि कंडक्टर में कितनी करंट होगी ये प्रोपोर्शनल है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना अप्लाई करेंगे। अगर हम V को बढ़ाएंगे तो हमारा I भी बढ़ेगा। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम एक इक्वालिटी मैथमेटिकल इक्वेशन में लाएंगे तो इसको खत्म करते हैं विद इक्वालिटी, और इसके बदले एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस R का नाम देते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि अब हमने देखा कि V इज इक्वल टू R है, यानी कि V वोल्टेज इज इक्वल टू R रेजिस्टेंस इनटू I मतलब करंट। एक बेसिक इक्वेशन है इलेक्ट्रिसिटी में जो आपको बार बार यूज़ करना है, और इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ से वोल्टेज दिया होगा, करंट दिया होगा और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। अगर हम R देखेंगे, इस अब इक्वेशन में R को हम देखेंगे तो R जो है हमारा दैट इज इक्वल टू V बाई I। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम R को इधर ही रखेंगे, V को इधर रखेंगे, तो I को जब इक्वालिटी में इधर लाएंगे तो ये यहाँ से डिवाइड होगा, यानी कि R इज इक्वल टू V बाई I। यही लिखा है यहाँ पे कि
R इज इक्वल टू V बाई आई। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो I है, सिंस कि ये डिवाइड में है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है विद R। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हमारे कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो करंट कम होगी। और अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस इज ओबस्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि हमारे कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है। कौन सी ऐसी चीज है जो रुकावट बनेगी इस करंट को, इलेक्ट्रॉन्स को, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, जितनी ओबस्ट्रक्शन ज्यादा होगी इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उतनी करंट कम होगी। तो आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो यहाँ पे हमने मैथमेटिकल इक्वेशन में हमने यहाँ पे देखा कि वी जो आई और आर की रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, यानी कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो करंट कम होगी। और यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? अब हमने देखा कि आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई। यहाँ पे हम देखेंगे फिर से कि जो जस्ट अ मिनट, यहाँ हमने देखा कि आर इज इक्वल टू वी बाई आई। अब हमें पता है कि वी का जो यूनिट है वो वोल्ट है, ये हमने देखा, और आई का जो यूनिट है वो एम्पियर है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो बनेगा वोल्ट बाई एम्पियर, और इसी का दूसरा नाम, वोल्ट बाई एम्पियर का दूसरा नाम ओम है। यानी कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओम है, और इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा है कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट बाई एम्पियर, इसी का दूसरा नाम ओम है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमने अभी बोला कि ओम्स लॉ कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका क्या मतलब है? अगर हमारे पास V और I है, यानी कि अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट में एक तो वोल्टेज मेजर करेंगे और करंट मेजर करेंगे। जैसे मैंने बोला कि करंट मेजर करने के लिए हमारे पास एमीटर होता है, वैसे ही वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमारे पास वोल्टीमीटर होता है। ये याद रखो कि करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एमीटर है, और जो हमारे पास वोल्टेज को मेजर करने के लिए डिवाइस है उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। अब लेट जो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने अप्लाई किया वो 5 वोल्ट है, और करंट जो फ्लो हो गई वो 1 एम्पियर है सर्किट में। अब हमने क्या किया? अब हमने जो वोल्टेज है वो बढ़ाई, हमने 5 से 10 किया। हमें पता है कि रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी वोल्टेज बढ़ेगी यहाँ से करंट भी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल 1 एम्पियर से 2 एम्पियर हो गई। अब अगर 15 हो गई वोल्टेज, तो अब 15 वोल्ट हमने अप्लाई किया। हमें पता है कि 5 से 10, यानी कि जब हमने 5 वोल्ट इंक्रीज किए, करंट 1 एम्पियर इंक्रीज हो गई। अब 10 से 15 भी हमने 5 वोल्ट इंक्रीज किए, यानी कि करंट फिर से 1 एम्पियर इंक्रीज होगी, तो 2 से 3 हो जाएगी। ऐसे ही अगर अब हमने 20 वोल्ट अप्लाई किया, करंट कितनी फ्लो हो जाएगी? 15 से 25 वोल्ट, हमें पता है, और 1 एम्पियर बढ़ जाएगा तो 4 एम्पियर। और इसी चीज को अगर हम समझेंगे ग्राफ में, हमारे पास ग्राफ है, एक तो V है और I है। V यानी कि हमारे पास पहले 5 वोल्ट था, फिर हमारे पास 10 था, फिर हमारे पास 15 था, और फिर हमारे पास 20 था। यहाँ से 5 के टाइम हमारे पास करंट जो थी वो 1 एम्पियर, और फिर 10 के टाइम 2, फिर 3, और फिर 4 एम्पियर। यानी कि जब 5 था तो 1 था, जब 10 था तो 2 था, जब 15 था तो 3 यहाँ पे था, और जब 20 था तो उस वक्त 4 एम्पियर। और जब हम ये ग्राफ, जब हम ये पॉइंट्स मिलाएंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये आप यहाँ से देख सकते हो कि जब वोल्टेज हमारे पास 5 वोल्ट थी, करंट 1 एम्पियर था, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर 10 के टाइम 2 एम्पियर, 15 वोल्ट के टाइम 3 एम्पियर, और 20 वोल्ट के टाइम 4 एम्पियर। और जब हमने ग्राफ डाला तो ग्राफ में हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो आपको सिर्फ इतना आप याद यहाँ पे ये देखना है कि जो अब हमने VI ग्राफ पढ़ा, यानी कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ जो हमने देखा, इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है कि स्लोप इन VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस विच इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर मेटेलिक कंडक्टर। अब इसका क्या मतलब हुआ, हम इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हमने देखा इक्वेशन में पहले ही V इज इक्वल टू RI, और वहाँ से R हमारा निकल के आया V डिवाइड बाई I। ये रिलेशन अब आपको
पता ही है कि R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई I। अब हमें देखो क्या देखना है कि VI ग्राफ में स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस देता है। इसका क्या मतलब है? अगर हम ये ग्राफ अभी वाला रिपीट करेंगे, इसमें ये 5, 10, 15, 20 और यहाँ से 1 एम्पियर ये हमारा वोल्टेज है और यहाँ से करंट 2, 3, 4। ये पहला पॉइंट हमारा, ये हमारा दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। अगर हम मिलाते इनको तो एक स्ट्रेट लाइन निकल के आता। अब देखो स्लोप जो हमने बोला कि वी आई ग्राफ में ये स्लोप देता है, वी आई ग्राफ में जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस देता है। इसका क्या मतलब है? अगर हमारे पास एक ट्रायंगल होगी कुछ ऐसे, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक एंगल ये थीटा बना रहा है फॉर एग्जांपल, हमें पता है ये 90 डिग्री पे है तो ये इसका परपेंडिकुलर है ये वाला साइड। अगर ये ए बी सी है, बी सी परपेंडिकुलर है, ए बी हमारा जो है वो बेस है और ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज बनता है यहाँ पे। अगर हमें इसमें इस ट्रायंगल में अगर हमें स्लोप देखना होगा तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि जो स्लोप है, स्लोप हमारा tan ऑफ थीटा के बराबर होता है और tan ऑफ थीटा मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। यानी कि इस साइड बी सी की लेंथ अगर हमें पता होगी और इसको हम डिवाइड करेंगे बाय ए बी तो हमारा tan थीटा निकल के आता है जो कि हमारा स्लोप है। ये हमको पता ही है यहाँ तक कि ट्रायंगल का जो स्लोप है वो किसके बराबर होता है? tan ऑफ थीटा। ज़्यादा अगर हम प्रिसाइज बोलेंगे तो इस लाइन का जो स्लोप है वो होता है इक्वल टू tan ऑफ थीटा और वही इक्वल टू होता है, अगर उससे हम एक ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है। अब अगर हम यही बात इस पे समझने की कोशिश करेंगे जो हमने यहाँ पे फिगर बनाई, अगर इस पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, जस्ट अ मिनट, अब हमारे पास ये है, अगर हमें अब इस यहाँ पे स्लोप देखना है तो हमें पता ही है कि अगर मैं बोलूँगा इस लाइन का स्लोप देखो तो हम इससे एक ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे, यानी कि ये वाली ट्रायंगल हम कंप्लीट करेंगे। आप लोग देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाई, लेट यहाँ पे ये एंगल है थीटा। और अब इस ट्रायंगल में हमें जब स्लोप देखना है तो हमें उसके लिए पहले परपेंडिकुलर देखना है। तो परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे ये रेड से दिखाऊंगा, पर स्लोप जो होता है वो होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा ये डिस्टेंस है जो मैंने रेड से दिखाया और ये डिस्टेंस कितनी है ये हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे ये 0 है यानी कि 20 माइनस 0 यानी कि ये 20 है परपेंडिकुलर, और बेस हमारी ये वाली लेंथ है यानी कि 4 माइनस 0 दैट इज 4, 20/4 इज इक्वल टू 5, यानी कि जो स्लोप हमारा है वो 5 है। और हमें पता है कि स्लोप हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस है। अब जो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, हमारा जो परपेंडिकुलर है ये वाला, ये हमें पता ही है कि ये हमारे वर्टिकल एक्सिस पे है, जो कि हमारा ये हमारा वर्टिकल एक्सिस पे जो हमारा वोल्टेज है, यानी कि जो ये 20 है ये वोल्टेज है, और डिवाइड बाय जो यहाँ से ये हमारा बेस जो यहाँ पे है ये किस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, और वो क्या है? हमारा करंट है। यानी कि जो यहाँ पे ये 5 निकल के आया ये असल में V/I है। और जब ये V/I है, हमें पता है कि V/I हमारा क्या देता है, यहाँ पे आप देख सकते हो V/I हमारा रेजिस्टेंस देता है। तो यही हमने बोला था कि स्लोप जो है, स्लोप इन VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसको याद भी नहीं रखोगे इतना तो बस आप लोगों को समझने के लिए इतना याद रखना है कि स्लोप
इन वी, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि स्लोप इन वी आई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हमने और एक पॉइंट बोला था कि जो स्लोप है इन वी आई ग्राफ इट गिव्स रेजिस्टेंस, और वो हमेशा कांस्टेंट होती है फॉर मेटेलिक वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी दो पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन में लेंगे तो हर एक टाइम रेजिस्टेंस जो है वो 5 निकल के आई। फॉर एग्जांपल अगर हम ये दो पॉइंट्स अब लेंगे जो मैंने दिखाया यहाँ पे, अगर इसका हम स्लोप देखेंगे, हम ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे, हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी ये वाली है जो मैंने ग्राफ पे दिखाई यहाँ पे, वो 15 - 10 दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय जो हमारी बेस है वो ये वाली डिस्टेंस है इस वक्त, यानी कि 3 - 2, यानी कि 3 - 2 1, 5 डिवाइड बाई 1 इट इज ऑल अगेन 5। तो स्लोप, और ये भी हमें पता है कि जो अभी यही हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि जो ये परपेंडिकुलर है, सिंस ये जो परपेंडिकुलर है ये हमारा वोल्टेज देता है, और जो हमारा ये यहाँ पे बेस है, बेस हमारा करंट देता है V बाई आई, और V बाई आई हमारा पता ही है कि ये R के बराबर है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो स्लोप होता है इन वी आई ग्राफ इट गिव्स रेजिस्टेंस। ये चीज़ आप यहाँ पे समझ सकते हो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था।